नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज पॉइंट विद कैनपी में। तो इस चैनल पर आपको पढ़ाई होगी आसान और सफलता मिलेगी महान। तो इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हम आज भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पुस्तक, जो कि इकोनॉमी क्लास ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इस अध्याय के पढ़ने के बाद हम सीख पाएंगे कि आज़ादी के समय हमारा आर्थिक स्थिति क्या था और उस समय कृषि के हालातें क्या थी, उद्योग क्या था, व्यापार की स्थिति क्या था और हमारा संसाधन वो क्या था, हमारा संपदा का कैसे ह्रास हुआ, अंग्रेजों ने हमें कैसे लूटा। और उसके बाद हम जननांकीय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु दर, मृत्यु, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय औपनिवेशिक शासनकाल में इसका स्थिति कैसा था। तो चलिए नेक्स्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग, इस चैप्टर का नाम ही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर। तो हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का उपनिवेश था और लगभग दो शताब्दी मतलब 200 वर्षों 200 वर्षों तक अंग्रेजों का उपनिवेश में रहा। इसका मेन उद्देश्य था, ब्रिटिश शासन का जो यहाँ उपनिवेश स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य था, वो अपना ब्रिटिश हितों की पूर्ति करना होता था। वो अपना हित को पूर्ति करते थे और भारत को कच्चे माल की आपूर्ति करता समझते थे। और वो कच्चा माल जब भारत आपूर्ति करता था तो उसमें ब्रिटिश द्वारा निर्माण किया जाता था, ब्रिटिश में ले जाते थे, वहाँ निर्माण करके और फिर अपने उपनिवेश में इसको सेलिंग करके और अधिक मुनाफा कमाते थे। ठीक है। और स्वतंत्रता के समय जो अर्थव्यवस्था में गरीबी, निम्न उत्पादकता और सीमित औद्योगिकरण प्रमुख थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो धीमी वृद्धि, जो हमारा निम्न आर्थिक विकास था उसका पहला कारण है धीमी वृद्धि, स्लो ग्रोथ। तो आर्थिक वृद्धि बहुत ही धीमी थी और प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम था। उस टाइम औपनिवेशिक शासन में यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम था। और चूंकि उस समय जो हमारा देश था कृषि प्रधान था, तो कृषि प्रधान था मतलब कहने का मतलब है कि हमारे जनसंख्या का कुल भाग का 70 से 75% कृषि पर निर्भर था। और औद्योगिक पिछड़ापन, तीसरा कारण औद्योगिक पिछड़ापन। तो औद्योगिक पिछड़ापन कहने का मतलब है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो आधुनिक उद्योग यहाँ सीमित थे और जो मेन उद्योग था हस्तशिल्प उद्योग था और उसका भी धीरे धीरे पतन हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विकास का लाभ व्यापक भारतीय जनसंख्या तक पहुंच नहीं था, है ना। विकास का लाभ भारतीय जनसंख्या तक उसका पहुंच नहीं था, सिर्फ यहाँ का शोषण हुआ करता था और अंग्रेजों में स्थानांतरण हुआ करता था यहाँ का लाभ। तो अब हम कृषि सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि तभी हम देखें कि 70 से 75% जो वर्क फोर्स है, कार्यबल क्षमता, वो कृषि में लगा हुआ था। और चूँकि कृषि का जो उत्पादकता था वो लो था, क्योंकि लो होने का कारण है पारंपरिक तकनीक से भी खेती होता था। पारंपरिक तकनीक कहने का मतलब पुराने खेत, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना, हाथ से हो रहा है तो हाथ से ही हो रहा है, कोई मशीन या कोई आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं होता था। सिंचाई की कमी थी और उसमें कम निवेश किया करते थे हम लोग, या अंग्रेजों द्वारा भी कम निवेश करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता था, उसको सिर्फ बेनिफिट चाहिए था। तो इस प्रकार कृषि का उत्पादकता निम्न था। कृषि में असुरक्षा की भावना भी था, जैसे सूखा पड़ जाना, अकाल की स्थिति, या किसान ऋणग्रस्तता हो जाते थे, ऋणों में दब जाते थे।
और कृषकों को कमज़ोर किया जाता था। कृषकों को मतलब कुछ सुरक्षा नहीं दिया जाता था खेती के क्षेत्र में। जैसे अभी हम लोगों को कृषि कार्य होता है तो उसमें क्या होता है कि सरकार द्वारा अनेक प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, तो किसान बढ़ चढ़ करके खेती करते हैं। तो और कृषि क्षेत्र में एक है लैंड रिलेशन, भूमि संबंध। तो उस समय जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम था। भू राजस्व का जो कलेक्शन होता था वो जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और ये सब व्यवस्थाएं चलती थी। और फिर आगे चल कर के जो अंग्रेजों ने व्यवसायीकरण किया, कृषि का व्यवसायीकरण भी किया। कृषि का व्यवसायीकरण का मतलब है कि कृषि से उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक उपलब्ध कराना, बाजार में या बाजार के अनुसार खेती करना। जैसे कि जो वस्तु का मांग बाजार में अधिक है उसी का हम लोग खेती करते थे। तो उसमें नील हो गया, कपास, जूट, अफीम, नकदी फसलों का दबाव, ये सब कृषि का व्यवसायीकरण हुआ था। तब जमींदारी प्रथा, भूमि राजस्व की व्यवस्थाएं, है ना। तो भूमि राजस्व की व्यवस्थाएं जो है वो जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी था। तो जमींदारी जो व्यवस्था था उसमें क्या होता था कि जमींदारों को भूमि राजस्व वसूली का अधिकार मिला। मतलब भूमि का राजस्व जो वसूला करते थे वो जमींदार लोग ही करते थे। वो क्या करते थे कि कृषि और भूमि के बीच बिचौलिया वर्ग के रूप में उभरे। कृषक और भूमि के बीच में बिचौलिया का काम करते थे और टैक्स वसूल करके अंग्रेजों के पास पहुंचाते थे, वे जमींदार थे। दूसरी व्यवस्था भूमि राजस्व का है रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है कि जो भी टैक्स वसूलना है, राजस्व समझौता सीधे कृषक, रैयत मतलब जो खेत का मालिक होता है, जो खेती करता है, जो जोतता है खेत को, उसी को रैयत बोला जाता है। अब उस समय जो सरकारें थी, औपनिवेशिक सरकार, वो राजस्व वसूलने के लिए सीधे रैयत से संपर्क करता था। इस प्रकार राजस्व का बोझ कई क्षेत्रों में भारी रहा। ठीक है, तीसरी व्यवस्था है राजस्व वसूलने का महलवाड़ी। महलवाड़ी का अर्थ हुआ कि गांव या मोहल्ला को राजस्व इकाई बनाया गया। मतलब अंग्रेजों द्वारा यह निर्णय दे दिया गया था कि इस मोहल्ला से या इस गांव से हमको इतना राजस्व आना चाहिए। अब कैसे देगा, क्या देगा, वो किसान समझे। इस प्रकार से किसान को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता था। राजस्व की मांग ने कृषि को पर दबाव बढ़ाया, कृषि और दबते चले गए इसमें। अब है नेक्स्ट टॉपिक, कृषि का व्यवसायीकरण। तो आपको जो पता होगा या आपको कुछ समय पहले बताया कि खदान के साथ नकदी फसलों की ओर बदलाव। जो हम लोग खेती में, अपने खेतों में खदान फसलें का उत्पादन करते हैं, उसको नकदी फसलों का उत्पादन धीरे धीरे करना ही व्यवसायीकरण कहलाता है। जैसे नकदी फसलों का मांग बाजार में ज़्यादा होता है तो बाजार के अकॉर्डिंग खाद्यान्न फसलों को कम करके नकदी फसलों का उत्पादन करना ही कृषि का व्यवसायीकरण कहलाता है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें जो पहला खेती हुआ वो नील का हुआ। ये क्या था, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण था। फिर दूसरा कपास, कॉटन, ये भी, इसका भी मांग बहुत था। फिर जूट का खेती हुआ या अफीम का, ये भी निर्यात के लिए प्रमुख। इससे क्या पता चलता है कि कृषि का उत्पादन बाजार और औपनिवेशिक व्यापारों की जरूरतों से अधिक जुड़ गया। तो इस प्रकार हमारा कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। तो अब हम लोग कृषि के व्यवसायीकरण में एक उद्योग है बंगाल का सूती वस्त्र उद्योग, वो बहुत फेमस था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो उसी में एक हस्तकरघा का मतलब है हाथों से, हैंडलूम माने हाथों से जो बुनाई होता है कपड़ा का, वो हाथों से करना ही हस्तकरघा उद्योग कहलाता है। अब जैसे बंगाल और ढाका के वस्त्र विश्व प्रसिद्ध थे। जो यहाँ एक था मलमल, ढाका की मलमल, वो क्या था, उस अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ब्रिटिश नीतियों और मत्स्य निर्मित वस्त्रों के बढ़ते आयात से भारतीय हस्तकरघा प्रभावित हुआ।
अब धीरे धीरे अंग्रेज में औद्योगिकरण हुआ तो क्या हुआ कि उससे मशीन से कपड़ा बनने लगा। तो मशीन से कपड़ा बनने लगा तो ये हस्तकरघा उद्योग को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि हाथ मशीन से बना कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा परफेक्ट होता है, साइज में वगैरह में क्वालिटी भी अच्छा होता है। इससे औद्योगिक अवनति, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रमुख उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, अब हम कृषि के मानचित्र देखते हैं कि कौन सा खेती किस तरफ हुआ करता था। तो जैसे बंगाल में चावल जूट, बिहार में नील आदि का खेती हुआ करता था। ठीक है, तो जैसे यहाँ जो बिहार जो हर रहा है ये ग्रीन सिग्नल है, बिहार, बंगाल क्या होता था, नील की खेती। बिहार में नील की खेती और बंगाल में चावल, जो पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र है सब। और फिर उत्तर पश्चिम कहने का मतलब पंजाब। तो पंजाब में गेहूं और अन्य कृषि उत्पाद हुआ करता था औपनिवेशिक काल में। पश्चिम दक्षिण में देखें तो बम्बई क्षेत्र कपास, मुंबई में कपास, असम में चाय, और दक्षिणी में प्लांटेशन का काम हुआ करता था। अब नेक्स्ट टॉपिक औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में कहें तो अभी पढ़े हम लोग कि हस्तशिल्प का पतन हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश में औद्योगिकरण के कारण नए नए मशीनों से कपड़े बनने लगे, तो जो हस्तकला था, हस्तशिल्प था, वो सब जैसे सूती, रेशमी, धातु और अन्य पारंपरिक उद्योग प्रभावित हुआ। कुछ आधुनिक उद्योग विकसित हुए पर औद्योगिक आधार सीमित रहा। मुख्य उद्योग क्या थे? तो उस समय औपनिवेशिक में सूती वस्त्र उद्योग, जूट, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब औद्योगिक क्षेत्र औपनिवेशिक काल का है। अब इसी में जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र था, औद्योगिक क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग, तो लौह इस्पात उद्योग को हम लोग जैसे उस समय टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका स्थापना 1907 में हुआ था। जमशेदपुर में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है इसका। अब क्या है, 1907 में टिस्को की स्थापना हुआ और लौह इस्पात ने पूंजीकृत वस्तुओं और आधुनिक विकास की आधारभूमि तैयार की। यह औपनिवेशिक काल में भारतीय निजी औद्योगिक पहल का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये जो हमारा टाटा स्टील कंपनी है, ये क्या है, भारतीय निजी औद्योगिक पहल। उस समय निजी कंपनी, पहला निजी कंपनी यही आया था, कौन? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कहाँ है? जमशेदपुर। ये हमारा जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। और दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग एवं जूट उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग कहने का मतलब मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, ये सब क्या है, प्रमुख केंद्र हैं सूती वस्त्र का। जूट का उत्पादन कहाँ हुआ? तो हुगली क्षेत्र जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र था। जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए भी हम लोग पढ़े, जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए। कोलकाता, हुगली जो क्षेत्र था वो जूट उद्योग के लिए फेमस था। और अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर सूती वस्त्र के लिए फेमस था औपनिवेशिक काल में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है ये विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड जैसे, तो औपनिवेशिक काल में भारत, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है? भारत से निर्यात, किसी वस्तु का भारत से बाहर भेजना और भारत में आयात करना, यही विदेशी व्यापार है। तो कॉलोनियल ट्रेड स्ट्रक्चर जो था हमारा, तो भारत से जो वस्तुएं निर्यात हुआ करती थी उसमें प्रमुख था कच्चा कपास,
जूट, चाय, नील, मसाले, चमड़ा। और आयात क्या होता था? तो यहाँ आयात होता था भारत से, भारत में जो आयात होता था जैसे इंपोर्ट क्या होता था कि सूती एवं ऊनी वस्त्र जो अंग्रेजों ने बनाते थे, बनता था अंग्रेजों में, ब्रिटेन में जो बनता था उसका आयात भारत में होता था। फिर वहाँ से कुछ मशीनरी, धातु से बने वस्तुओं या अन्य निर्मित वस्तुएं मतलब तैयार माल। तो आयात किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक्स में टर्म है आयात। आयात कहने का मतलब कि किसी देश से निर्मित वस्तुओं को अपने देश में खरीदना या कोई भी वस्तु को खरीदना ही आयात कहलाता है। अगर हम किसी देश को बेचेंगे तो उसको निर्यात कहेंगे। बेचना निर्यात और खरीदना आयात कहलाएगा। अब क्या है कि विदेशी व्यापार हो गया। तो विदेशी व्यापार कहने का मतलब जब भारत इंग्लैंड का व्यापारिक मार्ग था, जब सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 में। 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ। तो सुएज नहर का निर्माण होने से एक कृत्रिम नहर था, ये जो सुएज नहर है कृत्रिम बनाया गया था। तो सुएज नहर के निर्माण से क्या हुआ कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूरी बहुत ही कम हो गया, जिससे सुएज नहर का निर्माण हुआ 1869 में। तो क्या हुआ कि भारतीय बाजार का यूरोपीय देशों से शॉर्टकट रास्ता मिल गया और कम खर्च में सामान का, वस्तुओं का आयात निर्यात आसानी से होने लगा। है कि जब विदेशी व्यापार हो रहा था तो उस समय कौन कौन सी वस्तुओं का आयात और निर्यात हुआ करता था? तो जो हमारा वस्तुएं हैं, निर्यात होने वाली वस्तुएं, निर्यात मतलब भारत से जाने वाली या भारत से बिकने वाली वस्तुएं में आता है कपास, जूट, चाय, नील और मसाले। ये इंडिया से यूरोपीय मार्केट या अन्य विदेशों में व्यापार हुआ करता था और खास करके ब्रिटेन में ही जाता था। और आयात क्या होता था? तो वहाँ से निर्मित कपड़ा, मशीनरी, धातु से बने वस्तुएं और केमिकल, ये क्या होता था? वहाँ से आयात होता था, इंपोर्ट। और निर्यात अधिशेष, ये है ना निर्यात अधिशेष। निर्यात अधिशेष हम किसे कहेंगे? तो निर्यात अधिशेष कहने का तात्पर्य है कि निर्यात की गई वस्तुएं या निर्यात की गई मात्रा में से आयात को घटाना। निर्यात की गई वस्तुएं में से जब आयात को घटाते हैं तो हमको निर्यात अधिशेष प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट सरप्लस। ठीक है। लेकिन अभी बोला जाता है कि अगर निर्यात अधिक हो रहा है तो देश का विकास हो रहा है, देश में अधिक विदेशी पूंजी का निर्माण हो रहा है। लेकिन उस समय औपनिवेशिक काल में निर्यात अधिक होने पर भी अधिशेष का बड़ा हिस्सा भारत के विकास में नहीं लगा। अर्थात भारत से निर्यात अधिक होता था परंतु जो निर्यात होता था उसका उपयोग, निर्यात अधिशेष का उपयोग भारत के विकास कार्यों में उपयोग नहीं लिया जाता था। तो इंडियन एक्सपोर्ट, जो निर्यात अधिशेष बचता था वो क्या होता था? औपनिवेशिक भुगतान, कॉलोनियल पेमेंट्स, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, मिलिट्री में, सेना में, पेंशन, इंटरेस्ट एंड अदर होम चार्जेज, और कोई अन्य घरेलू उपयोग में खर्च हो जाया करता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में निर्यात अधिशेष का लाभ यहाँ के विकास कार्यों में औपनिवेशिक सरकार उपयोग में नहीं लाती थी। वो सारा उपयोग कहाँ करती थी? तो प्रशासन, सेना, पेंशन,
तथा अन्य होम चार्जेज में औपनिवेशिक भुगतान के करता था, मतलब अपने हित के लिए, अपना शासन चलाने के लिए, अपनी शासन व्यवस्था को कायम रखने के लिए यहाँ का निर्यात अधिशेष का बड़ा हिस्सा खर्च कर देता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की संपदा का निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब भारत की संपत्ति का निकास हुआ दूसरे देशों में। तो निकास कहाँ हुआ? तो भारत से ब्रिटेन की ओर, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो कैसे निकास हुआ? टैक्स के रूप में। जब टैक्स जब अंग्रेज लेते थे हम लोग से, तो राजस्व से संसाधन की निकासी होता था। फिर वो जो टैक्स लेते थे और टैक्स ले करके और उसको यहाँ के विकास में खर्च नहीं करते थे। अभी हमने पढ़ा कि भारत के विकास में उसका उपयोग नहीं किया जाता था। तो उपयोग कहाँ करते थे? तो प्रशासन, पेंशन, ब्याज, पेमेंट, अधिकारियों का पेमेंट, युद्ध, साम्राज्यवादी युद्धों का खर्च हुआ करता था। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि भारत की संपदा का निकास इस रूप में हुआ, युद्ध के रूप में, होम चार्जेज के रूप में, टैक्स के रूप में, और ये सब औपनिवेशिक देशों का जो ब्रिटेन था उसी को लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस चैप्टर का एक टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जननांकीय स्थिति, डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन कहने का मतलब कि मतलब यहाँ की लोगों की स्थिति क्या थी, जननांकीय स्थिति क्या थी। तो औपनिवेशिक काल की जननांकीय स्थिति थी कि उच्च जन्म मृत्यु दर था, मृत्यु दर भी अधिक था, और अशिक्षा के कारण जन्म दर भी अधिक था, और निम्न जीवन प्रत्याशा था। जीवन प्रत्याशा कहने का मतलब किसी देश की जनता को किसी निश्चित समय अंतराल में जीने की औसत उम्र और निम्न साक्षरता। उस समय औपनिवेशिक काल में जो भारत का जन्म दर था वो 48 प्रति हजार था। 48 प्रति हजार मत करने का मतलब 48 व्यक्ति प्रति हजार पर जन्म लेता था, 48 बच्चा का जन्म होता था। और मृत्यु दर कितना था? 40। तो इसका कहने का मतलब 40 व्यक्ति का मृत्यु प्रति हजार पर 40 व्यक्ति का मृत्यु दर था। और उस समय शिशु मृत्यु दर बहुत ही अधिक था। शिशु मृत्यु दर बहुत ही अधिक था। शिशु मृत्यु दर कहने का मतलब 218 प्रति हजार। तो 218 शिशु का मृत्यु प्रति हजार शिशु के, मतलब 1000 शिशु का जन्म हुआ तो 218 शिशु की मृत्यु हो जाती थी। ये जो प्रतिशत हम लोग देते हैं तो उसमें एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे था, लेकिन ये प्रति हजार है, इसीलिए एक बिंदु इसमें क्या दिया हुआ है ऐसे, 2 बिंदु नीचे, ये होता है प्रति हजार। जीवन प्रत्याशा क्या था उस टाइम? अभी बताया कि जीवन प्रत्याशा कहने का मतलब जीने की औसत उम्र। तो औपनिवेशिक काल में भारत की जीवन प्रत्याशा कितना था? तो 32 वर्ष। मतलब कहने का मतलब जीवन प्रत्याशा बहुत ही निम्न था। उसका कारण क्या था? कि शिशु मृत्यु दर अधिक, जन्म दर अधिक। अब इन आंकड़ों से गरीबी, कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं और निम्न जीवन स्तर स्पष्ट होते हैं। गरीबी था, गरीबी के कारण, कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं के कारण निम्न जीवन स्तर स्पष्ट होता था औपनिवेशिक काल में। अब कहें तो जननांकीय में कहें तो ब्रिटिश भारत की जनसंख्या, जो सबसे पहला नियमित जनगणना हुआ था, कब हुआ था? 1881। नियमित जनगणना, रेगुलर सेंसस 1881 में हुआ, और गणना 1881 में हुआ। और इसके बाद प्रति 10 वर्षों में एक बार 10 वर्ष, प्रति 10 वर्षों में एक बार जनगणना का काम होता था। लेकिन एक बार देखा गया है इसी क्रम में जब 1921 में जनगणना हुआ तो इसमें देखा गया है कि बहुत अंतर आया, बहुत डिफरेंस आया। पहले के जो एवरेज रूप से जनसंख्या बढ़ रही थी या घट रही थी, लेकिन जब 1921 में जनगणना हुआ जनसंख्या का, तो बहुत ही अंतर देखा गया। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं महान विभाजन वर्ष, माने अधिक परिवर्तन हुआ। तो इसको कारण क्या था कि जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18, कब हुआ था? 1914 से 18। तो 1914 से 18 जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें भारी मात्रा में जान माल की क्षति हुई थी, जिससे
जनसंख्या पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ये बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1921 से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। इसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो इसका महान विभाजक वर्ष अगर पूछा जाए तो कब है? 1921। ठीक है। अब इसको हम दो भाग में बांटते हैं। जननांगीय संक्रमण के चरण जो है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो दो भाग कहने का मतलब प्रथम चरण क्या है? तो प्रथम चरण मतलब 1981 से जब नियमित जनगणना शुरू हुआ था 2021 तक, 2021 तक क्या है कि प्रथम चरण में क्या हुआ कि उसमें जन्म दर ऊंची थी, मृत्यु दर भी ऊंची थी, जनसंख्या वृद्धि धीमी था, अस्थिर था, और अकाल रोग और कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी कारक था। ये प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि मृत्यु दर में गिरावट आई, जन्म दर अपेक्षाकृत ऊंची हो गई, जन्म दर बढ़ गया, और जनसंख्या का तेजी से वृद्धि हुआ। और इसमें इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवहन के बहुत कुछ सुधार लाए गए दूसरा चरण में। और पहला चरण में ये सब कमी था, और दूसरा चरण में बहुत ही सुधारात्मक कार्य किया गया। ठीक है। चलिए, अब है साक्षरता। औपनिवेशिक शासनकाल में साक्षरता एक बड़ी चुनौती थी। साक्षरता बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि लगभग जो औपनिवेशिक काल में कुल साक्षरता था वो मात्र 16% था, और उसमें भी जो फीमेल लिटरेसी था, महिलाओं का जो रेट था वो 17% था। शिक्षा का प्रसार बहुत ही सीमित था, बहुत ही सीमित। महिला साक्षरता विशेष रूप से कम थी। कम साक्षरता सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का संकेत भी था। ठीक है। अब मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा। तभी हमने पढ़ा कि जो जन्म दर था 48 था, मृत्यु दर कितना था? 40, और शिशु मृत्यु दर 218, और उस प्रकार जीवन प्रत्याशा हमारा कितना था? तो 32 वर्ष। जीवन प्रत्याशा एक बार फिर से कि जीवन प्रत्याशा कहने का मतलब है कि किसी देश की, वहाँ के लोगों को किसी समय अंतराल में जीने की कुल औसत उम्र को हम लोग जीवन प्रत्याशा कहते थे। व्यवसायिक संरचना क्या था? यहाँ व्यवसायिक संरचना कहने का मतलब है कि व्यवसायिक संरचना जैसे कृषि, तो कृषि में जो लोग लगे हुए थे वो 80 से 85% तक लगे हुए थे कृषि में। मैन्युफैक्चरिंग में कितने थे? तो 10%। विनिर्माण में 10%। सेवा क्षेत्र में कितना थे? 20%। सेवा क्षेत्र में 3%। हमारा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है 3 है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि से संबंधित होता है वो कितना था? 70 से 75%। और विनिर्माण क्षेत्र में 10%, सेवा क्षेत्र में 15 से 20%। ठीक है। तो इन लोग क्षेत्रीय भिन्नताएं, व्यवसायिक संरचना की क्षेत्रीय भिन्नताएं पढ़ना है। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के भागों में कृषि पर निर्भरता में कमी और गैर कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दिखाई दी थी, है ना। रीजनल वेरिएशन में हम लोग को कि जैसे अभी हम लोग पढ़े कि कृषि में 80% या 70 से 75% जो जनसंख्या था निर्भर था, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के भागों में कृषि पर निर्भरता कम थी। महाराष्ट्र और बंगाल उद्योग, व्यापार और सेवाओं के विकास के कारण निर्भरता में कुछ कमी, कृषि पर निर्भरता में कमी। महाराष्ट्र बंगाल में क्या था? उद्योग धंधा था, व्यापार था, सेवा क्षेत्र में विकास था ज़्यादा वहाँ, इसीलिए वहाँ पर कृषि पर निर्भरता में कमी आई, जिसके कारण क्या हुआ कि कुछ क्षेत्रों जैसे उड़ीसा,
राजस्थान, पंजाब में क्या हुआ कि कृषि क्षेत्रों पर कार्यबल की निर्भरता बढ़ी। तो इससे क्या हुआ कि इससे स्पष्ट है कि औपनिवेशिक भारत में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक समान नहीं थी, अलग अलग था। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में कृषि क्षेत्र में कमी था, कृषि क्षेत्र में निर्भरता कम था। बंगाल में उद्योग, व्यापार और सेवा में विकास के कारण कृषि का निर्भरता कम था, वहाँ के लोग उद्योग, व्यापार और सेवाओं के विकास पर निर्भर करते थे। और उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में क्या था कि कृषि पर ज़्यादा निर्भर थे, उसी में बिहार भी था। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है हमारे देश का औपनिवेशिक शासनकाल के एक समान नहीं था। ठीक है, चलो अब आधारिक संरचना। आधारिक संरचना होता क्या है? पहली बात कि आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्योग धंधा को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं को ही आधारिक संरचना कहा जाता है। जैसे रेलवे, तो इस अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि आधारिक संरचना औपनिवेशिक शासनकाल में कैसे कैसे क्या हुआ था। तो औपनिवेशिक शासनकाल में रेलवे का निर्माण हुआ, सड़क बनाए गए, वाटर जल परिवहन का विस्तार हुआ, डाक तार का और बंदरगाह भी खोले गए थे। और जब इन सुविधाओं का विकास हुआ, जैसे रेलवे, सड़क, जल परिवहन, डाक तार, बंदरगाह, ये जो आधारिक संरचना है इनका तो विकास हुआ। अब इन सुविधाओं का विकास हुआ, लेकिन इनके निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि प्रशासन, जैसे सेना और व्यापार को सुगम बनाना था, न कि भारत को विकास करने के लिए। जो औपनिवेशिक शासनकाल में आधारिक संरचना का वृद्धि हुआ, यदि कहा जाए कि आधारिक संरचना में औपनिवेशिक काल में अधिक योगदान भारत को दिया, माने अंग्रेजों ने आधारिक संरचना का निर्माण किया, इसके बावजूद भी भारत का विकास नहीं कर पाया। तो क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था अंग्रेजों का? तो सामान्य प्रशासन को ठीक ढंग से चलाना, सेना के उपयोग में आना और व्यापार को सुगम, इस 3 दृष्टिकोण से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा दिया। ठीक है, जैसे भारत में रेल प्रारंभ। तो भारत में रेल प्रारंभ कब हुआ? तो 1853। 1853 करने का मतलब 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली। 1653 को पहली रेलगाड़ी चली और लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा, 14 डिब्बे और 400 यात्री एक बार में चलाए गए थे। तो क्यों? तो रेलवे से कच्चे माल को बंदरगाहों तक और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को आंतरिक बाजार में पहुंचाने के लिए रेलवे का निर्माण किया गया और चलाया गया था। ठीक है, पहली रेलवे पुल का जो बना था वो मुंबई से थाने में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, रेलवे का उद्देश्य एवं प्रभाव। तो रेलवे का उद्देश्य एवं प्रभाव यही था कि क्या था? तो कच्चा माल आंतरिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक तेज परिवहन। अगर कोई सामान, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे परिवहन में, विदेशी व्यापार में जो परिवहन पढ़ रहे थे, सुएज नहर का निर्माण होगा। तो सुएज नहर जब हम लोग बंदरगाह से ही ना उसको करेंगे यहाँ का वस्तुओं का निर्यात, तो बंदरगाह तक पहुँचने के लिए रेलवे का सुगम मार्ग स्थापित करना। फिर बाजार, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को आंतरिक, जो ब्रिटिश से हमारा जो वस्तु आयात होकर के आएगा उसको बाजारों तक पहुंचाना। ठीक है, फिर प्रशासनिक सेना, सैनिकों प्रशासनिक नियंत्रण। ठीक है, अब इसका 2 पहलू हम कर सकते हैं, सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू रेलवे का। तो सकारात्मक पक्ष अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं कि जो रेलवे के निर्माण से क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और गतिशीलता बढ़ी। लेकिन इसका अगर नकारात्मक पहलू देखें तो लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था अपना अंग्रेजों का औपनिवेशिक उद्देश्य महत्वपूर्ण था। औपनिवेशिक मतलब यहाँ शासन करने के लिए रेलवे का निर्माण बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है, तो एक ही पॉइंट है यहाँ पर, जैसे मुंबई से थाने 34 किलोमीटर जो पहला पैसेंजर ट्रेन है वो मुंबई से थाने चलाया गया। अब इस नेटवर्क का विस्तार आगे चल कर 1854 में हुआ। ठीक है, तो ये जो रेलवे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, यही है रेलवे हमारा।
डायग्राम। अब परिवहन के क्षेत्र में टाटा एयरलाइन औपनिवेशिक काल 1932 में टाटा एयरलाइंस आया। भारतीय नागरिक उड्डयन के विकास में एक महत्वपूर्ण शुरुआत माना जाता है इसे। ठीक है, तो 15 अक्टूबर 1932 कराची से बंबई की पहली वायु डाक सेवा। कहाँ से? कराची से बंबई पहली वायु डाक सेवा 15 अक्टूबर 1932। इसका उद्घाटन कौन किया? तो JRD टाटा ने उद्घाटन उड़ान का संचालन किया, JRD टाटा। और टाटा एयरलाइंस आगे चल करके क्या बन गया? अभी एयर इंडिया के नाम से जानते थे। ठीक है, जैसे देखो कराची, अहमदाबाद, बम्बई, बेलारी, मद्रास का जो हम लोग टाटा एयरलाइंस से सफ़र करते थे। और तो अब तक हम आज का चैप्टर समाप्त हुआ। तो इस चैप्टर में हम लोग मुख्य बात क्या पढ़े कि कृषि, उद्योग, व्यापार, जनसांख्यिकी और संरचना। तो कृषि में पढ़े कि यहाँ जो वर्कलोड था कृषि पर कितना % था? 70 से 75%। उद्योग क्या हुआ? इंडस्ट्री का हैंडक्राफ्ट डिक्लाइंड हो गया, तो जो हैंडलूम था, हस्तशिल्प था, उसका पतन हो गया। लिमिटेड मॉडर्न इंडस्ट्री, और हमारा जो उद्योग धंधा का स्थिति था लिमिटेड था, सीमित था, कम था। व्यापार, तो व्यापार किसका होता था? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होता था और मैन्युफैक्चर का इंपोर्ट होता था। और निर्यात अधिशेष होने के बाद भी यहाँ के विकास कार्यों में उसका उपयोग नहीं होता था, केवल औपनिवेशिक विकास के लिए ही वो लाभ का उपयोग करते थे। डेमोग्राफी में हम लोग क्या पढ़े हैं अभी? तो हाई मोर्टेलिटी था, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, लिटरेसी कम था, शिक्षा व्यवस्था कम था। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का स्थिति बेहतर था। तो रेलवे, कम्युनिकेशन और कॉलोनियल नीड्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो अगर इसी तरह से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत को एक कमजोर कृषि प्रधान और असंतुलित अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। हमारे जो राजनेताएं थे, तो स्वतंत्रता जब हमारा देश का स्वतंत्र हुआ हमारा देश, तो उस समय हमारा जो देश था कृषि प्रधान था और असंतुलित अर्थव्यवस्था था। ठीक है, और लास्ट में हम लोग का विभाजन भी मिला, भारत पाकिस्तान का विभाजन मिला, युद्ध मिला। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था पूरा त्रस्त मिला। ठीक है, धन्यवाद। और हम आज का सेशन समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।